देखिए, आज आप लोगों का बायोलॉजी का पहला क्लास है, ये पता है ना। आप लोग 10 पास कर लिए, बहुत बढ़िया नंबर आया होगा। इसके लिए स स स स हृदय की गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ना। बढ़िया नंबर आया होगा, और जिसका नहीं आया वो कोई बात नहीं, वो क्या करेगा, 12 में अच्छा करेगा। जिसका 10 में दर्द हुआ होगा वो दर्द 12 में अपना कर लेगा सही, यही ना होगा जी। मान लीजिए कुछ कसक रह जाती है जो 10 में, तो कुछ लोग सोचते हैं ना कि 12 में अच्छा कर लेंगे, अब 12 में नहीं करते हैं अच्छा, 12 में तो और लगते हैं घूमने, है ना। तो सबके दिमाग में रहता है कि बहुत बढ़िया है, बायो ले लेते हैं ना। आपका बचपन का सपना था, ये बच्चे का तो बचपन से सपना था कि हम बायो लेंगे। देखिए, पहला जो चैप्टर है आप लोगों का, सजीव जगत या फिर आपका जीव जगत है। जीव जगत या फिर सजीव जगत। सजीव और जीव दो नाम होते हैं ना। सजीव का नाम आप लोगों को पता होगा, सजीव जानते हैं ना, जो सांस लेते हैं, जो हिलते डुलते हैं, होते हैं ना। सजीव और जीव में दो अंतर होती है। कोई कहता है कि जीव किसे कहते हैं और कोई कहता है कि सजीव किसे कहते हैं। तो सजीव की परिभाषा देना आसान है, जिसमें सांसें हों, जो पोषण करता हो, वो सजीव कहलाता है। लेकिन जीव का परिभाषा कुछ अलग हो जाती है। जीव जो होते हैं ना, तो कुछ अपवाद में आ जाता है वायरस। वायरस एक तरह से कहा जाता है कि जीव है ना, उसको जीव में रखा गया है और ना निर्जीव में, दोनों के बीच की कड़ी का है। अगर वो वायु में घूम रहा है ना वायरस, तो क्या होता है, निर्जीव रहता है। वायरस जो है शरीर के बाहर है तो निर्जीव है, लेकिन जो ही अंदर जाता है वो सजीव हो जाता है। तो इसीलिए वो अपवाद हो जाता है वायरस। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि सजीव जगत, जिसमें सबसे पहले आता है कि बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान क्या है। व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है। बायो का मतलब जीव, जीव होता है। बायो का मतलब जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। जैसे डेंटोलॉजी, लॉजी आता है ना दांत के अध्ययन। डेंटल मतलब क्या होता है, दांत, और लॉजी मतलब पढ़ने वाला होता है ना, यानी दांत को पढ़ने वाला। कार्डियोलॉजी हृदय को पढ़ने वाला है। हेमेटोलॉजी ब्लड को पढ़ने वाला, यानी लॉजी शब्द आ गया है बायोलॉजी में ना। वो इसी तरह होता है क्या कि जीव विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है पढ़ने वाला, यानी अध्ययन करने वाला। यानी जीवों को पढ़ने वाले को ही क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। जीवों को जो पढ़ ले वही बायोलॉजी कहलाता है ना। समझ रहे थे। बायो का मतलब हो ही गया जीव। कहते हैं ना कि क्या पढ़ते हैं बच्चा, तो बायो। बायो में कौन सा बायो, ये नहीं ना कोई पूछता है। बायो का मतलब हो गया कि जीवों को ये पढ़ेगा। जीव में पेड़ पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं, जानवर। हम लोग जानवर है ना, है नहीं, हम लोग जानवर है ना। डाउट है बच्चा, इंसान है, इंसान में जानवर नहीं है। इंसान में भी हम लोग सबसे, जो जानवरों में सबसे समझदार अगर माना गया है तो वो है इंसान। न तो सब लोग क्या है, जानवर हैं। अभी हमको कोई कह देगा कि सर जी एकदम शेर हूँ, हम भी खुश हो जाएंगे एकदम कि हम शेर हैं। कोई कह देगा सर जी गधा हूँ, भेटो हम बतावत नहीं थोड़ा। सर जी कुत्ता हैं, तो तुरंत लगते हैं कहने ना, अच्छा भेटो भेटो बच्चा बाहर, हम तुमको बताएंगे, होता है। तो उसी तरह बस उसका स्टेटस बदल देते हैं हम लोग, जैसे 24 घंटा में स्टेटस बदलता है। तो देखिए, जीव विज्ञान क्या होता है कि जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना है, तो बायोस और लोगस। लोगस ना, बायोस का मतलब वही बताए हैं क्या होता है, जीवन, और लोगस का मतलब होता है व्याख्या या फिर ज्ञान, यानी जीवन का ज्ञान। जीवन का ज्ञान ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और इसको सबसे पहले कौन दिया था, तो लैमार्क ने नाम दिया था। लैमार्क ने सबसे पहले जो बायोलॉजी शब्द का जो नाम दिया था, अच्छा बनाया था, तो वो था लैमार्क 1802 में। 1802 में ये दिया था नाम। लेकिन इसके जनक ये नहीं है, नाम कोई और दिया। जैसे नहीं होता है कि इंसान पैदा होता है, एक छोटा बच्चा पैदा तो वो माँ करती है, लेकिन उसका नामकरण कौन करता है, अरे सबसे पहले बुआ और मौसी लोगों का हक है। नाम रखने का जो हक है, या तो बुआ रखती है या तो मौसी रखती है। इसके बाद आती है सब दादा नाना नानी सब रखते हैं।
इसीलिए आजकल मौसी या बुआ नाम रख रही है तो छोटा छोटा नाम रख ले रही है, डिंकी ना, चीकू, लकी, छोटा छोटा नाम रख ले रही हैं। अब पहले के जो दादा दादी नाम रखते थे, श्याम सुंदर दास, हरि नारायण, हृदय नारायण, ये सब बड़ा बड़ा नाम था। लेकिन अब वही नाम को छोटा छोटा कर दिया गया क्योंकि जीवन 2020 हो गई है। टेस्ट से आ गए हम लोग 2020 पर, है ना। तो वही तो देखिए इसका नाम कौन दिया था, लैमार्क ने। कब दिया था बच्चा? 1802 में। और ग्रीक भाषा बायोस एवं लॉगस शब्दों से मिलाकर क्या किया था, बनाया था। जो कि हम बायोस का मतलब भी क्या बता दिए और लोगस का भी मतलब क्या हो गया है, ज्ञान, है ना। इसमें डाउट है नहीं। जिसका अर्थ है जीवधारियों से संबंधित ज्ञान। यही बायोस और लॉगस का मतलब क्या हो जाएगा, जीवधारियों से संबंधित उसका क्या ज्ञान होता है। अतः विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों के क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जो जनक होते हैं अरस्तु। शुरुआत में क्या हुआ था, जीव विज्ञान जो होता है ना, जीव विज्ञान में पेड़ पौधे दोनों को रखा गया था, दोनों को रखा गया था। लेकिन जब जैसे जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि यानी जानकारी होती गई, पेड़ पौधों की भी जानकारी होती गई, तब इनको अध्ययन करना क्या हो गया, कठिन हो गया ना। जैसे जीवों की संख्या जैसे खोज होता गया तो वैसे ही जीवों की संख्या क्या हुई, बढ़ती गई। इसी तरह पेड़ पौधों की भी खोज होती गई। तो खोजते खोजते पता चला कि इधर पेड़ पौधों की भी क्या हो गई, खोज होती गई, या इधर जीवों की भी। तो दोनों का एक ही में अध्ययन करना क्या हो गया, कठिन हो गया। तो जब कठिन हो गया तो इनको सरल किया गया, कहा गया कि अब बंटवारा किया जाए। जब घर में संख्या बढ़ जाती है तो बंटवारा हो जाता है ना। जैसे 4 भाई अगर आपस में रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन शादी हो जाती है, उनके बच्चे जब हो जाते हैं तब संख्या बढ़ना शुरू। एगो सोकर जगेगी 4 बजे, एगो सोकर जगेगी 8 बजे, एगो 4 बजे, एगो 6 बजे, एगो 7 बजे, एगो 8 बजे कहेगी हम ना रहे के साथ हैं। वो सोकर जगेगी 4 बजे वाली गुस्सा करेगी क्योंकि उसको कष्ट हो रहा है कि हम 4 बजे जगह हैं, काम कर रहे हैं, कोई 8 बजे सोकर जग रहा है। कहेंगे कि अब यहाँ पर क्या किया जाए, बंटवारा कर दिया जाए। बंटवारा हो जाएगा तो सब लोग अपना अपना काम समझेगा। उसी तरह जीव विज्ञान को भी क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया कि पेड़ पौधे वाले क्या होंगे, अलग से पढ़ा जाए, और जितने जीव जंतु हैं इनको एक शाखा में पढ़ा जाए। यानी 2 शाखाओं में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। जिसमें पहला आता क्या है, बॉटनी, जिसको कहते हैं वनस्पति जगत, वनस्पति विज्ञान या फिर वनस्पति जगत, इसको बॉटनी भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बॉटनी ना। इसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन होता है। बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन होता है, जबकि जंतु विज्ञान में किसका होगा, जंतुओं का, जंतुओं का यानी जीव जंतुओं का अध्ययन किसमें होगा, जंतु विज्ञान में। और इसमें क्या होगा, वनस्पति जगत में। देखिए वही लिखे हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति जगत कहलाता है। और देखिए इसके जनक ना, जनक याद कर लीजिएगा, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति जगत का जनक माना जाता है। यानी ये है ही माना नहीं जाता है, वनस्पति जगत के कौन है जनक, थियोफ्रेस्टस ही है। और उसी तरह जीव विज्ञान यानी जूलॉजी, जू मतलब चिड़ियाघर ना जी, जू मतलब चिड़ियाघर। कहते हैं ना कि चला जाए जू घर, हम लोग भी जाते हैं, उसके साथ हम लोग भी चिड़िया जू हो जाते हैं। चिड़ियाघर में हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग भी वही हैं। वो लोग हमको देखते हैं, हम लोगों को, और हम लोग उनको देखते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो वो भी एक तरह से क्या हो जाता है, चिड़ियाघर है। उसमें कई तरह के स्टूडेंट आकर क्या होते हैं, मिल जाते हैं, हल्ला करते हैं, कितना भी मना किया जाए। तो एक तरह से क्या हो जाते हैं, वो भी जूलॉजी ही है। तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। और अरस्तु को देखिए जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक एक ही है। पहले शुरुआत में ना जीव विज्ञान का मतलब था कि प्राणियों को ही रखा गया था, लेकिन बाद में जगदीश चंद्र बसु वो किया था कि पेड़ पौधों में भी क्या होते हैं, जीव होते हैं, तो उनको भी अध्ययन अब इसमें करने लगे धीरे धीरे। तो शुरुआत का जो था ना, तो पहले प्राणियों को ही रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे जब अध्ययन हुआ, पता चला कि पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं, तो उनको भी रख लिया गया और फिर इन दोनों को अलग अलग बांट दिया गया। तो अरस्तु को ही क्या बोला जाता है, जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक कौन है,
तो वही है, लेकिन नाम रखा था कौन? लैंडमार्क। याद कीजिएगा, ये तो समझ में आ गया ना। तो आगे देखा जाए, देखिए ए बच्चा, व्हाट इज बायोलॉजी तो हो गया ना, व्हाट इज बायोलॉजी हो गया, लेकिन हर जगह अंग्रेजी मत बोलिएगा ना, तो काम गड़बड़ा जाता है ना। एक लड़की थी कि बड़ा अंग्रेजी बोलती थी, गांव में गई तो मांग रही है क्या? कह रही है गिव मी वाटर। और उसका पति सुन लिया, मांग रही है गिव मी वाटर, तो घर की औरतें सोच रही मांग रही है टमाटर, तो उसको टमाटर ले आकर देते हैं। तो कहती है नहीं गिव मी वाटर, तो पानी को दिखाती है, तो कहते अरे यार देखा देखा ये पानी मांगती है, अंग्रेज से नहीं लिया। तो हर जगह अंग्रेज का काम नहीं काम करेगा। तो देखिए वही है कि सजीव क्या है, यानी व्हाट इज लिविंग ना। तो देखिए सजीव होते क्या है, सजीव आया कैसे होगा, है ना, सजीव आया कैसे होगा। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं दो भागों में बांटा गया है, एक को बांटा गया निर्जीव में, एक को बांटा गया सजीव में ना। निर्जीव को पढ़ना नहीं है, निर्जीव के उनका अध्ययन करने के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है, उनको उसमें किया जाएगा, हमको सिर्फ इसमें करना है, सजीव की ही बात करेंगे, है ना। तो देखिए क्या है कि संसार की समस्त वस्तुओं को हम सजीव तथा निर्जीव दो श्रेणियों में रखते हैं, लेकिन सजीव वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। सजीव वस्तुएं जितनी भी होंगी उनको क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। समझ गए ना। वही अब वास्तव में जीव भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई होती है। इकाई का मतलब क्या होता है? मात्रक होती है, सबसे छोटी कड़ी होती है, जो सबसे छोटा होता है। तो जो सजीव होते हैं ना, तो भौतिक और जीव है ना, सजीव नहीं जीव भौतिक एवं रासायनिक, यानी हम लोगों में जैसे पाचन होता है, भौतिक भी होते हैं और रासायनिक भी होते हैं, उसी तरह जीव की जो है क्या है? भौतिक एवं रासायनिक पदार्थों की एक जटिल इकाई होती है, और उसी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं ना। प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य होते क्या है? तो एक सक्रिय होते हैं, सक्रिय पदार्थ हैं। सक्रिय मतलब एक्टिव, थोड़ा सा ही मौका मिलेगा काम करना शुरू, है ना। ये नहीं कि खा पी कर सो गए हैं तब सोई हैं, खा पी कर तब भी क्या है? काम कर रहे हैं, पाचन कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं खाना खा लिया हम कहेंगे कि 24 घंटे के बाद पचना। कितना अच्छा रहता है कि आज खाना खाए हैं रात को, कल व्रत करना है तो खा लेंगे आज रात को पूरा, हम कहेंगे इसको पेट को क्या आज रहने दो, कल सुबह कल व्रत रहना है तो कल से पचना शुरू तो नहीं। अब जो ही मुंह के अंदर गया वो अपना काम शुरू कर देता है, तो उसी को क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। चाहे अब चाहे या न चाहे, लेकिन सभी क्या होते हैं? एक्टिव रहते हैं। जैसे आँख को अगर हम रोक दें इसे तो क्या रुकेगा? ऐसे ऐसे करते ही रहेंगे, करते रहेंगे ना, तो वो सब होते ही रहते हैं। अतः जीव द्रव्य सदैव सक्रिय रहने वाली एक परिवर्तनशील क्या है? अवस्था है। परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी सजीव होगा उसमें क्या होंगे? परिवर्तन होते रहते हैं। पेड़ पौधे में भी परिवर्तन होता है, पतझड़ आता है, सुने हैं ना, 4 महीना, हाँ 4 महीना का दिन देखिए, है ना। तो 4 महीना बरसात का होता है, तो उसमें पतझड़ आते हैं, नए नए पत्ते उगने लगते हैं बसंत ऋतु में, तो उनमें भी क्या है? परिवर्तन होते हैं। पेड़ पौधे भी क्या है? सक्रिय है ना, फल आते हैं जाते हैं, फूल आते हैं टूटते हैं, आते रहते हैं। तो देखिए जिसमें क्या होते हैं? वृद्धि होती है, वृद्धि करते हैं, विकास भी करते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर है, वृद्धि और विकास में अंतर है। एक ताड़ का पेड़ ले लीजिए, वो वृद्धि कर जाता है, एकदम ऊपर तक चढ़ता जाता है, लेकिन विकास नहीं कर पाता है। एक बरगद का पेड़ ले लीजिए, बढ़ता भी जाता है और साथ में विकास भी होता जाता है ना, फैलता जाता है। जैसे हम ही लोगों का दिमाग है, जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, हो जाएंगे 6, 6.5, 7, 8 फीट के, लेकिन बुद्धि तनिक भी न रहे तो विकास का की है? कुछ नहीं। तो उसी तरह होता है कि एक आदमी बढ़ तो जाता है लेकिन वो कोई काम लायक न रह जाए, तो विकास नहीं किया लेकिन वृद्धि कर लिया। उसी तरह जनन करते हैं, यानी अपने समान बच्चे पैदा करते हैं, यही ना होता है जनन में। उपापचय करते हैं, उपापचय मतलब जीवन की जो क्रियाएं हैं, सरल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या चाहे जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलते हैं,
और सरल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदलते हैं, जैसे पाचन, श्वसन करते हैं। पाचन क्या एक जटिल है ना, जो छोटे सरल पदार्थ जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, उसी तरह हम लोग श्वसन भी करते हैं। उपापचय का मतलब होता है ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण करना है, यानी हम लोग क्या करते हैं, जटिल को सरल और सरल को जटिल बनाते जाते हैं। पढ़ेंगे तो सरल हो गया, नहीं पढ़ेंगे तो जटिल हो जाता है ना। जैसे फिजिक्स का पेपर देखो, हम तो पढ़ ही नहीं किया, जो पढ़ कर गया है वो तो कर रहा है, तो पढ़िए मतलब। एवं पर्यावरण के प्रति क्या दिखाते हैं, तो अनुकूलन दिखाते हैं। अनुकूलन का मतलब होता है कि जैसा पर्यावरण होगा वैसे हम लोग अपने शरीर को क्या कर लेंगे, ढाल लेंगे। ठंडा रहता है तो पूरा पहन लेते हैं, स्वेटर वेटर पूरा एकदम कोट वोट पूरा पहन लेते हैं, मंकी टोपी सब लगा कर एकदम रहते हैं ना। पर्यावरण के प्रति हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ढालते जाते हैं। जो नहीं ढाला वो गया। पर्यावरण के प्रति अगर हम लोग नहीं रहेंगे, जैसा पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है वैसे अगर हम लोग नहीं ढलेंगे तो हम लोगों को इस पृथ्वी पर रहना असंभव है। क्योंकि लैमार्क और डार्विन तो वो सब अपना दे कर गए थे, लेकिन एक आए थे ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए थे, म्यूटेशन जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा था कि इस पृथ्वी पर अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको संघर्ष करना होगा, पर्यावरण के प्रति आपको संघर्ष करना होगा। अभी टेम्परेचर 50 हो जाता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार ढाल लेते हैं, और जो नहीं ढाल पाता है वो चला जाता है। ठंडी में भी देखिए कई लोगों का मौत हो जाता है, बहुत लोगों का होता है, गर्मी में भी होता है। एक आया था 17 मई सन 2000, जब कोरोना काल आया था, उस रात इतनी भयंकर जो गर्मी थी वैसा अभी आज तक कोई नहीं देखा। 17 मई सन 2000 में जब कोरोना काल आया था तब बहुत, वो 17 मई इतनी रात भर जैसे लग रहा था कि जो दोपहर की लू बह रही है वैसे वो लू बह रहा था रात को 12-1 बजे, जैसे लग रहा था कहीं आग से हम लोगों की लपटें सब एकदम धुआं एकदम आग लग रही है। सन 2020 2020 में 17 मई सन 2020 में वो उस समय कोरोना काल भी आ गया था, पहला भी कोरोना था। तो देखिए, तो उस समय भी कई लोग क्या हुए थे, उस रात मर गए थे। हाँ, हम लोगों के गांव में भी 3 लोग चले गए थे उसी रात। इतनी भयंकर गर्मी, छत पर अपन खटिया डालकर सोए थे, सुबह तो पता चला 3 लोग चले गए। इतनी भयंकर गर्मी, हम लोग खुद एकदम जैसे घर रूम में है तो पंखे से गर्म दम हवा, इतना भयंकर वो था। तो देखिए, यानी हमको अगर पृथ्वी पर रहना है तो जीवन संघर्ष करना होगा। अपने काम के प्रति आपको तो संघर्ष करना ही है, नहीं करेंगे तो आपको तो फिर खाना तो नहीं मिलेगा। जीना है तो संघर्ष करना है। तो वही कह रहा है क्या कि पर्यावरण के प्रति हम लोगों को क्या होगा, अनुकूलन क्षमता भी प्रदान होती है, और साथ में क्या होती है, लगातार ऊर्जा की क्षतिपूर्ति भी करती रहती है। यानी हम लोगों की जो ऊर्जा खत्म हो रही है तो ऊर्जा हम लोगों को क्या होती है, मिलती रहती है। न तो लगातार हम बोलते जाएंगे, अंत में पता चला एनर्जी खत्म, हम यहीं पर रुक गए। तो एनर्जी चाहिए ना साथ में, तो यहीं से मिलते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है वो है जीवन का तात्पर्य ना, मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का क्या तात्पर्य है। निर्जीव और सजीव 2 भागों में बांटा गया है। सजीव है और सजीव की जीवन की क्या तात्पर्य है। तो जो अभी अभी बात हो रही थी क्या कि देखिए, जीवन का शाब्दिक अर्थ वह लक्षण है जो सजीवों को निर्जीव पदार्थों से क्या करता है, अलग करता है ना। जो निर्जीव सजीव दोनों होते हैं, एक छुई मुई का पौधा आता है। कोई कहता है कि पेड़ पौधों को में जीव नहीं रहता है, तो उसको छुई मुई पौधे के पास ले जाइए, बस अंगुलियां ऐसे रखेंगे ना तो अपना पता हुआ कैसे सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ेगा, ऐसा ही रहता है, लगा रहेंगे एकदम। जो ही अब पास में ले जा रहे हैं तब तो को अपने आप को पत्ती को क्या करेगा, सिकुड़ना शुरू कर लेता है, ताकि जीव है तभी तो वो कर रहा है, ऐसे तो करेगा नहीं। तो इसलिए उसका नाम है छुई मुई। छुएंगे तो एकदम सिकुड़ जाता है, और छोड़ेंगे तो फैल जाएगा, होता है ना। तो वही, तो देखिए जीव विज्ञानी जीवन की परिभाषा देने में क्या हो गया, बहुत कठिन हो जाता है। जीव विज्ञानी यानी जितने भी वैज्ञानिक हैं जीव विज्ञान के, तो उनको जीवन का परिभाषा देना क्या है, कठिन है। जबकि सजीव का दे देते हैं। सजीव का परिभाषा यही है कि जितने भी सजीव हैं वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, उपापचय करते हैं, पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, अनुकूलन रहते हैं, और एक समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। ये तो सजीव की परिभाषा है। लेकिन जीवन की परिभाषा देना कुछ कठिन हो जाती है। तो देखिए, उनके पास सजीवों का विस्तृत ज्ञान तो होता है,
इसका कारण यह है कि सजीवों और निर्जीवों के बीच रेखा खींचना क्या हो गया, कठिन हो गया। क्योंकि निर्जीव और सजीव वो तो हो गए, लेकिन जीवन की परिभाषा देने में क्या हो जाता है, समस्या हो गई। क्योंकि इसमें निर्जीव भी आ जाते हैं, सजीव भी आ जाते हैं। तब इनकी परिभाषा कैसे दे जीवन का। तो देखिए, जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं क्या कि वायरस नाम सुने होंगे, वायरस, कोरोना वायरस, कुछ नाम आया चाहे ना है, कोरोना वायरस आ गया। कोरोना से पहले HIV वायरस आता है, HIV वायरस। ब्लड टेस्ट होता है तो पहले उसका टेस्ट किया जाता है, HIV वायरस इसके अंदर तो नहीं है, नहीं तो वो आदमी एड्स का मरीज हो सकता है ना। तो वही वायरस यानी विषाणु स्वयं क्या होता है, स्वयं में निर्जीव कण है। ये स्वयं में क्या होता है, निर्जीव है, किंतु जीवित कोशिका में प्रवेश करने के बाद ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जो ही हम लोगों के शरीर में जाएगा ना, अब लगता है अपने आप का ही फोटो कॉपी करने, जीराक्स धड़ाधड़ लगता है निकालने। कोरोना ऐसे ही हुआ था, वायरस, कोरोना वायरस जो जाता था हम लोग के फेफड़े में, तो वहां पर ये क्या करता था, तुरंत फोटो कॉपी करना शुरू। एक गया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अपना फोटो कॉपी सब लगे करने। पता चला शरीर में वायरसों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। जबकि बाहर था तो अकेले था, लेकिन अंदर गया तो ये क्या हो गया, सक्रिय हो गया। इसको पोषण मिलना शुरू, अब पोषण मिलना शुरू तो ये हो गया कि नहीं। तो यानी जीवन का परिभाषा देना कुछ कठिन है, क्योंकि वायरस यहाँ पर क्या आ जाते हैं, अपवाद के रूप में खड़े हैं कि हम बाहर हैं तो निर्जीव है, लेकिन शरीर के अंदर जाते हैं तो हम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा जीव वैज्ञानिकों के लिए क्या हो गया, कठिन हो गया। तो यानी ये क्या है, सजीव क्या है और जीवन का तात्पर्य। तो अब देखा जाएगा सजीवों के लक्षण ना। अब जिसे सजीव के बारे में तो पढ़ लिए, और सजीव के साथ साथ उसका क्या है, जीवन का तात्पर्य बता दिए। तो अब देखा जाए जीवन का, सजीवों का लक्षण। सजीव जैसे क्या करते हैं, तो वृद्धि करते हैं, जन्म करते हैं, उपापचय करते हैं, पोषण करते हैं। ये सब करने के बाद अंत में क्या हो जाता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो देखा जाए सजीवों का लक्षण। देखिए बच्चा, नहीं बच्ची सुन लो, चलो। सजीवों में लक्षण, यानी सजीवों के लक्षण होते हैं। जैसे अभी बोलते जा रहे हैं, सजीवों के बारे में सब बताते जा रहे हैं। बांटा गया निर्जीव और सजीव में। तो निर्जीव का तो कोनो लक्षण होता है, निर्जीव को जहां रखेंगे उठाकर वहीं पर पड़ा रहेगा, जब तक दूसरा आकर इसे ढकेल न दे तब तक तो वहीं पर। लेकिन सजीवों में कई लक्षण होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एक्टिव जीव द्रव्य है। एक्टिव है ना, यानी सक्रिय जीव द्रव्य है। तो देखिए सबसे पहले जो आते हैं क्या, सभी सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। सही बात है। जितने भी सजीव हैं उनकी लंबाई और भार में क्या होता है, धीरे धीरे वृद्धि होती है। अचानक नहीं होता है, धीरे धीरे वृद्धि होगी। जैसे छोटा बच्चा है तो उसमें वृद्धि कैसे होगी, अचानक ही बढ़ जाएगा, 50 किलो का हो जाएगा। उसमें धीरे धीरे क्या होती है, वृद्धि होती है। होता है 2.5 kg का, धीरे धीरे 1 महीने के बाद हो जाता है 3 kg का। अब वो बढ़ता जाता है, घटता नहीं। अब बाद में वही, तो उनके क्या होते हैं, उनकी लंबाई और भार में क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। यह वृद्धि जीवों में क्या होती है, आंतरिक होती है कि बाहर से होता है, अंदर से ना होता है कि बाहर से हो जाएगा। हड्डियां हेतियों को रह जाए, यही मन सब बढ़ जाए, होगा नहीं ना। खोपड़िया हेती हो रहा है, खोपड़ा मन सब ऐसे हो जाएगा तो सब ऐसे हो जाएंगे, झूले रहेंगे ना, सब झूले के झूले रह जाएंगे, चमड़वा झूल जाएगा, बुढ़े हो जाएंगे, बुढ़ों की तरह लगेंगे ना। तो इसीलिए जितने भी जीवों की वृद्धि होती है वो कैसी होती है, तो आंतरिक होती है। जब हड्डी की वृद्धि होगी तो मांस का भी क्या होता है, वृद्धि होगा। मांस का नहीं होगा तो डंडे की तरह, ऐसे खुशिया की तरह ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, डंडे की तरह ना। हाँ ऐसे चलते हैं। तो देखिए, और यह वृद्धि किसके कारण होता है, तो सेल डिवीजन के कारण, यानी कोशिका विभाजन के कारण होता है। देखिए हम लोग के शरीर में अगर कोई भी विकार होता है, यानी कोई भी विकास होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोशिका विभाजन होगा तो क्या होंगी, वृद्धि होती जाती है। और एक दिन इतना लगातार अगर कोशिका विभाजन होता गया ना, तो गांठ बन जाएगा, वही गांठ कैंसर हो जाएगा। तो अभी वो बाद में होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि सभी सजीव क्या करते हैं, वृद्धि भी करते हैं और साथ में क्या कर देते हैं, विकास भी करते हैं। दूसरा आता है, सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। सभी जीव जो होते हैं अपनी जाति को बचाने के लिए, अपनी जाति को, जाति का मतलब हम कौन सी जाति के हैं,
हम कौन जाति हैं? जानवर। हम जानवर हैं। देखो जान रही थी, बोले कि जानवर। तो हमारी जाति, हम लोग मानव जाति कहलाते हैं। हम लोग मानव जाति हैं। जाति में ये नहीं है कि ये बनिया है, ये यादव है, ये नहीं, ये सब जाति दूसरी है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब मानव ने खुद बनाया है ना। लेकिन हम लोग क्या हैं? एक तरह से कहा जाता है तो कहा जाता है हम लोग मानव जाति हैं। और हिंदू मुस्लिम ये सब उपजातियां होती हैं जो मानव ने खुद बनाया है अपने लिए, अपने लिए बनाया है। नहीं तो भगवान ने तो मानव बनाकर भेजा है ना। तो मानव अपनी जाति को बचाने के लिए क्या करता है? अपने समान बच्चे पैदा करता है, तभी तो उसका बना रहेगा। न तो पता चला कि मानव बच्चे ही पैदा न करे, एक दिन मानव पृथ्वी पर से क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। जैसे गिद्ध का नाम आप लोग सुने होंगे। गिद्ध धीरे धीरे अब क्या हो गए, उनकी संख्या कम हो गई। बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर का नाम आप लोग सुने होंगे। टाइगर में ही एक बंगाल टाइगर होता है, जो उसकी भी संख्या क्या हो गई, अब लगभग 130 से 129 हैं। न तो पहले कहाँ रहते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो गिने चुने ही रह गए हैं जिनको चिड़ियाघर में रखा गया है। तो ये सब क्या है, इनको बचाना जरूरी है। तो अपनी जाति को बचाने के लिए क्या करते हैं? सभी जीव जन्म करते हैं और अपना अस्तित्व भी तो बचा रहेगा, तभी तो कहेंगे कि ये हमारा लड़का है, पता है ना। तो वो जैसे में उदाहरण में मानो हाथी, मधुमक्खी, हाथी जन्म करता है। सबसे ज़्यादा गर्भ जन्म काल इसी का होता है, 24 महीना, 2 साल होता है, सबसे बड़ा है पृथ्वी पर जो है ना। सबसे बड़ा अगर जन्म काल होता है, जो हाथी जो बच्चा पैदा करती है, 2 साल लग जाता है, 24 महीने, जबकि मानव को 9 महीने। इसके बाद आता है सभी उपापचय सजीव क्या करते हैं? उपापचय करते हैं। उपापचय का मतलब अभी बताए थे कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में, सरल पदार्थ को जटिल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? उपापचय कहलाता है। जैसे भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो उसका स्वांगीकरण कर लेते हैं। सब भोजन का जितना मटेरियल होगा, मटेरियल का मतलब अच्छी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब चला जाता है कहाँ? तो छोटी आंत में ले जाकर और सब वहाँ पर ले लेते हैं। कहते हैं कि अब ले लो, अब बाकी सब बेकार चीज़ों को डिपेंड ऑन यू, जहाँ मन वहाँ जाकर निकाल दो। देखिए, पोषण, पाचन, इसके बाद स्वांगीकरण आदि, ये जीवों की क्या है? अभी लाक्षणिक है, यानी स्पष्ट रूप से इनको देखा जाता है। जो दिखेगा वही ना बताएंगे, जो नहीं दिखेगा उसको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। कहेंगे कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, हमको नहीं पता। खाना खाते हैं तो ये तो दिखता है ना कि खाना खा रहे हैं, दांतवे से चबा रहे हैं, अजीबिया से मिला रहे हैं, है ना। सब मलिदा बंद कर अंदर चला जाता है। इसके बाद आता है सजीवों में क्या होती है? उत्तेजना और चेतना होती है। यानी हाइपर भी होते हैं और फीलिंग भी होती है। फीलिंग जानते हैं ना, कहते हैं कि फील, कोई गाना वाना सुनते हैं तो फीलिंग अगर अच्छा लगता है तो फीलिंग के साथ सुनते हैं, नहीं तो गुस्सा में आ जाते हैं। अपने गाना सुनना होता है तो मनपसंद सुनते हैं, और दूसरा कोई डीजे पर बजाया है तो मजबूरी है, उसको सुनेंगे ही। वहाँ पर हम हाइपर भी हो सकते हैं, और मनपसंद गाना हो गया तो आनंद के साथ सुनेंगे। दोनों मजबूरी है वहाँ पर उत्तेजना यानी हाइपर भी हो जाते हैं, और अच्छी है तो चुपचाप सुन। यानी सभी जीव जो होते हैं ना, क्या करते हैं? उत्तेजना और क्या करते हैं? चेतना, दोनों होते हैं। यानी वातावरण के प्रति हम लोगों का क्या होता है? फीलिंग होता है ना। जैसे गर्म समोसा अगर मिल जाए तो तुरंत खा लेंगे, कर 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 पहले फूकेंगे ना, इसके बाद ना उसको खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो गर्म है और हमने फील किया ना, तभी पता चला कि वो गर्म है। तो वही होता है। यानी जितने भी मनुष्य हैं, यानी जितने भी जीव सजीव हैं, सब में क्या होती है? उत्तेजना होती है, चेतना, उद्दीपन होते हैं। उद्दीपन देखिए क्या होता है। जैसे स्कूल चलता रहता है, 4 पीरियड के बाद क्या होते हैं? टर्न, घंटी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? लंच करना शुरू। दिमाग में हो गया है, फिट है, बचपन से ही फिट हो गया है। उसी तरह कुत्ता को पाल लीजिए, कुत्ता को, और उसको कुछ मत करिए। ले आए हैं, पहला दिन खाना तो देंगे, दूसरे दिन ये जैसे कुछ होता है, क्या करेंगे? बस इसको लेकर 2 बार पीटिए और उसको ले आइए खाना पर। फिर दूसरे दिन 2 बार पीटिए, उसको ले आइए खाना पर।
फिर तीसरे दिन पीटिए फिर ले खाना पर, अब चौथे दिन आपको नहीं लाना होगा। वो जो ही इस तरह पीटेंगे ना वो तुरंत आ जाता है। तो यही होता है उद्दीपन, यानी कार्य के प्रति क्या हो जाते हैं, उद्दीपित यानी उत्तेजित रहते हैं कि हमारा जो काम है समय हो गया है, अब इसको क्या करेंगे, होता है। तो कुत्ता तो समझदार होते भी हैं, बस उनको 2-3 दिन बस वो आदत डाली, इसके बाद वो समझ जाते हैं कि हमको क्या करना है, वो अपना काम, तो वही होते हैं। और इसके बाद आता है अन्य क्रियाएं भी होती हैं, जैसे जीवों का निश्चित आकार और आकृति होता है। जीवों में क्या होती है, विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। सभी जीवों में क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना। जैसे मानव को कह दीजिए जंगल में रहने के लिए रहेगा, और शेर को कहिए शहर में रहने के लिए रहेगा, सब उजड़ जाएंगे। तो सभी जीवों का क्या होता है, जीवों में क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं, अनुकूलता होता है। जैसे ठंडी प्रदेश की जीवों को ले आइए, जैसे वो भालू है, जो पोल बियर जिसको कहते हैं, ध्रुवीय भालू को ले आकर जमीन पर इधर रखेंगे तो नहीं रहेगा, क्योंकि उसको ठंडी जगह पसंद है। उन लोगों को, जैसे जो ठंडी प्रदेश के हैं तो ठंड में ही रहना पसंद करते हैं, और जो गर्म प्रदेश में रहते हैं उनको ले जाकर ठंडे में रखेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। यानी वो पर्यावरण के प्रति क्या होती है, अनुकूलता होती है, समझदारी होती है, यानी समन्वयन होता है। और क्या होते हैं, ये सबसे बड़ा चीज जीवन संघर्ष। और ये जो नहीं करेगा तो अंत में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। जो जीवन संघर्ष नहीं करेगा तो मरेगा तो श्योर है। तो क्या होती है, जीवन संघर्ष आदि क्रियाएं होती हैं, और अंत में क्या हो जाती हैं, जीवों की मृत्यु निश्चित है। इस पृथ्वी पर जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। तू ना जीवा, हाँ देखा करो, देखेंगे ही कि आप नहीं जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखा जाए। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है जैव विविधता, अर्थात बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यानी देखिए जैव विविधता यानी जीवों में विभिन्नता या विविधता, यानी जैव का मतलब होता है जीव और विविधता का मतलब होता है विभिन्नता। तो देखिए संसार में, पूरे विश्व में कई ऐसे प्राणी हैं, छोटे से लेके बड़े, थल से लेके नभ, हर तरह के क्या होते हैं जीव पाए जाते हैं, जिनमें क्या होती है कुछ न कुछ उसमें विभिन्नताएं जरूर मिलती रहती हैं। तो वही है क्या कि हम अपने, देखिए जैसे हम लोग अपने आसपास ही देख लेते हैं कि छोटे से छोटे जीव को हम लोग देखते हैं और बड़े से बड़े जीव को भी हम लोग देखते हैं। जैसे हम अपने आसपास देखेंगे तो छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं और बड़े बड़े भी जीव दिखाई देते हैं। उसी तरह एक छोटा सा शैवाल से लेकर एक व्हेल मछली तक क्या होते हैं इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। एक छोटा सा पेड़ लेकर या फिर एक बहुत बड़ा पेड़, इनमें भी क्या होती हैं देखते हैं, और इनमें क्या होती है कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं, और उसी विभिन्नता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे देखिए कि हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, अनेकों प्रकार के हम लोग क्या करते हैं पेड़ पौधे देखते हैं, साथ में क्या देखते हैं जीव जंतु, यानी छोटे जीव से लेके बड़े जीव जंतु तक। इसके बाद कीट, जो कीट पतंगे होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, चींटी होती है, ये सब से लेकर क्या करते हैं पक्षी तक, पक्षी में भी कई पक्षी हैं, तथा अन्य प्राणियों को भी देखते हैं। देखिए छोटे से जीव को लेकर एक बड़े, जैसे बड़े जीवों को हम लोग क्या करते हैं देखते रहते हैं। सूक्ष्म जीवाणु जो छोटे छोटे, जो हम लोग अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु से लेकर गाय, हाथी तथा शैवाल, देखिए सूक्ष्म जीवाणु से लेकर जो जीवाणु हैं से लेकर क्या करेंगे गाय और हाथी तक, जैसे छोटे छोटे जीव हैं, और सबसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर माना गया है तो वो है हाथी से, तथा शैवाल से लेकर विशाल वृक्षों सहित विभिन्न प्रकार के आकार, परिमाण और संरचना वाले लगभग 1.8 मिलियन वाले सजीव क्या हैं इस पृथ्वी पर ज्ञात हैं। देखिए छोटे छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े वृक्षों तक जितने भी जीव हैं यानी सजीव हैं यानी प्राणी हैं, उनकी जो संख्या लगभग कितनी मानी गई है तो 1.8 मिलियन माना गया है। यानी इतने जीव क्या हैं इस पृथ्वी पर उपस्थित है, और इनमें जो इनके आकार का होगा या परिमाण का होगा या संरचना के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। यानी इनमें क्या होती है कुछ न कुछ विभिन्नता जरूर होती है। उसी विभिन्नता को ही क्या कहते हैं जैव विभिन्नता कहते हैं। देखिए जीवों की इस बड़ी संख्या और विविधता को ही क्या कहते हैं
जैव विविधता कहते हैं। अर्थात जितने भी हैं, जैसे एक हाथी का देखिए, उसका जीवन जो होता है अलग होता है। जैसे दो जीवों को ले लीजिए और आपस में तुलना कराइए, जैसे एक शेर को ले लीजिए और एक गाय को ले लीजिए, तो दोनों में क्या होता है, बहुत अंतर है। क्योंकि गाय क्या है, शाकाहारी है और ये भी थल पर ही रहती हैं, लेकिन ये जो होती हैं शाकाहारी होती हैं। और जबकि शेर जो होता है क्या होता है, मांसाहारी होता है। उसका लाइफ स्टाइल क्या है, अलग है। और जबकि गाय का लाइफ स्टाइल क्या है, अलग है। तो यानी यही विविधता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। देखिए, जैव विविधता के बाद आता है, यानी जितने भी जीव अगर इस पृथ्वी पर आए हैं तो उनका कहीं ना कहीं क्या किया गया है, नामकरण किया गया है। तो देखिए, अगली जो हेडिंग है हम लोगों की, वो क्या है, नामकरण यानी नॉमेनक्लेचर। तो देखिए, नामकरण, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उनका नाम होना ही है। जैसे आप लोगों का भी नाम होगा, कुछ ना कुछ रखा गया है, हमारा भी नाम रखा गया है। तो पूरे वर्ल्ड में हम लोगों को किस नाम से जाना जाए, तो पहले क्या था हम लोगों का, जैसे आज जो हम लोगों के लिए बन गया है क्या, एक आधार कार्ड बन गया है। उस आधार कार्ड पर जो नाम है वही हम लोग क्या करेंगे, पूरे विश्व में उसी के नाम से हम लोग जाने जाएंगे। उसी तरह प्रत्येक प्राणी जो होते हैं, आज ना आधार कार्ड आया है, प्रत्येक प्राणी जो है, तो क्या होता है कि प्रत्येक प्राणी का जो होता है एक स्थानीय नाम होता है। जैसे हर एक जो प्राणी है उनका तो स्थानीय नाम होता है। यहाँ पर जैसे इंडिया में उसको दूसरे नाम से जाना जाता है और पता चलेगा विदेशों में उसको दूसरे नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर उसको पहचानने में क्या हो जाती है, दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे इंडिया में क्या होते इंडिया में 29 स्टेट हैं और 29 राजधानियां हैं। तो उनमें भी क्या होते हैं, हर स्टेट का देखेंगे तो प्रत्येक जीव को कुछ ना कुछ अलग अलग नामों से जानते होंगे। तो उसी को देखिए क्या होते हैं कि एक ही जाति के जीवों के अनेक स्थानीय नाम होते हैं, एक से अधिक नाम उसके हो जाते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानना क्या हो जाएगा, कठिन सी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि एक ही प्राणी का जो है स्थानीय नाम कई हो जाएंगे, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचाना जाएगा। तो अतः जीवधारियों को अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। अतः उनको क्या, जितने भी प्राणी हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है। और यही अंतर्राष्ट्रीय नाम से क्या होगा, पूरे विश्व में क्या होंगे, वो पहचाने जाएंगे। तो देखिए, यह नाम जीव का क्या हो जाता है, मानक नाम होता है, जिससे वह पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाता है। और वो पूरे विश्व में क्या होगा, उसी नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति या फिर नामकरण कहते हैं। यानी यही प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाम पद्धति या फिर नामकरण। यानी जितने भी जीव हैं उनको क्या किया जाता है, सबका एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दे दिया गया और वही अंतर्राष्ट्रीय नाम जो है पूरे विश्व में उसी नाम से वो प्राणी जाना जाएगा। प्राणी होगा या पेड़ पौधे होंगे, चाहे छोटे से जीव से लेके बड़े जीव तक, सबको क्या होगा, उसी नाम से जाना जाएगा। अध्ययन को देखिए, अगर नाम को, अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्या किया था, वैज्ञानिकों ने प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम देने की क्या बनाई थी, प्रक्रिया बनाई थी। यानी अंतर्राष्ट्रीय नाम तो दिया गया, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, अध्ययन करना पड़ा। हर एक जीव का क्या किया गया है, जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान में जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो प्रत्येक जीव के जो अध्ययन को सरल बनाने के लिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने एक वैज्ञानिक नाम दे दिया और वही नाम से पूरे विश्व में अब क्या होने लगे, वो लोग प्राणियों को पहचानने में क्या हो गई, आसानी हो गई। तो देखिए, पादपों के लिए जो नाम दिया गया, सभी के लिए, जैसे पादपों के लिए जो नाम दिया गया था वो था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, अर्थात ICBM। ये कभी कभी पूछता है ICBM का फुल फॉर्म बताइए, तो इसको आप लोग क्या करिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ICBM क्या है। तो ICBM का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये क्या थे, नामकरण। और नामकरण जैसे पादपों के लिए जो बना था कोड, वो था इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, अर्थात ICBM। ये आपके क्या है, जैव विविधता और इसके बाद
नामकरण। अब नामकरण को कौन कौन कैसे कैसे पदों में बांटे थे, अब उसको देखा जाए। देखिए बच्चा, अब चला जाएगा नामकरण को तो हम बता दिए। नामकरण के बाद आता है क्या है कि कैसे उसको किया गया, यानी शुरुआत कौन किया था नामकरण का, ये भी तो जरूरी है कि नामकरण की शुरुआत कौन किया था और किस पद्धति के अनुसार किया था। तो देखिए, नामकरण का जो सबसे पहली पद्धति आई थी वो था द्विनाम पद्धति। अर्थात द्विनाम पद्धति को जो कौन किया था, आखिर सबसे पहला ये पद्धति है नामकरण का। याद कर लीजिएगा कि नामकरण की जो सबसे पहली जो पद्धति आई थी वो आई थी क्या, द्विनाम पद्धति। तो देखिए, नामकरण की इस पद्धति का प्रतिपादन सर्वप्रथम केरोलस लिनियस, याद कर लीजिएगा कौन किया था, तो केरोलस लिनियस ने, अर्थात केरोलस लिनियस ने किया था। यानी द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो लिखे थे वो थे केरोलस लिनियस ने। और इन्होंने इनके अनुसार क्या किए थे कि देखिए, इन्होंने केरोलस लिनियस ने क्या किया था कि प्रत्येक जीव का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बनाए थे, यानी बना होता है। अर्थात केरोलस लिनियस ने द्विनाम वैज्ञानिकों का नाम जो किए थे दो शब्दों से मिलकर बनाए थे, जिसमें पहला शब्द क्या था, वंश का। देखिए, पहला शब्द किसका रख दिए थे कि कोई भी प्राणी है तो पहला उसका नाम जो होगा किस नाम से होगा, तो उसके वंश से, और उसका जो दूसरा शब्द होगा वह हो जाएगा जाति से। अर्थात वैज्ञानिक नाम में पहला नाम कौन सा होगा, वंश, और दूसरा नाम हो जाएगा उसकी जाति के। इस तरह से वैज्ञानिक नाम केरोलस लिनियस ने क्या किया था, अपने पद्धति में ये व्याख्या किया था कि कोई भी प्राणी का जो वैज्ञानिक नाम होगा उसका पहला नाम क्या होगा, उसके वंश के अनुसार, और दूसरा नाम उसका क्या हो जाएगा, उसकी जाति के अनुसार। इस तरह से ये पूरे वर्ल्ड में क्या होंगे, इसी नाम से जाने जाएंगे। तो देखिए, इन्होंने जब ये पद्धति बनाई थी तो कुछ उसके नियम भी रखे थे। अर्थात द्विनाम पद्धति जो बनाए थे केरोलस लिनियस ने, तो क्या किया था कि कुछ अपना नियम बनाए थे, क्योंकि पद्धति जब बनती है तो उसके नियम और शर्तें भी होती हैं। तो आइए उसके शर्त और नियम को भी देख लेते हैं। अर्थात द्विनाम पद्धति के निम्नलिखित नियम होते हैं, या निम्नलिखित नियम है, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला नियम क्या है, जीवों का नाम लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए। देखिए, जीवों का जो नाम होगा वो किस भाषा में होगा, तो लैटिन भाषा में होना चाहिए। दूसरा जो है, जीवों में पहला शब्द क्या होंगे, वंश का। देखिए, जीवों में जो पहला शब्द होगा वंश का, और दूसरा किसका होगा, उसकी जाति का होना चाहिए। यानी कौन बोले थे, तो केरोलस लिनियस ने अपने सिद्धांत में ये कहा था, यानी अपनी पद्धति में, द्विनाम पद्धति में इन्होंने कहा था कि पहला जो नाम होगा किसके नाम से हो, क्या जीवों का नाम लैटिन, यानी कौन से भाषा से लिखा जाएगा, तो लैटिन भाषा में। और दूसरा बोले थे कि जीवों में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द किसका होना चाहिए, तो जाति का होना चाहिए। इसी तरह तीसरा है जैविक नाम को। देखिए, कोई भी जैविक यानी किसी भी जीवों का नाम लिखना होगा, यानी जैविक नाम को तिरछे अक्षरों में या रेखांकित करके लिखा जाता है। देखिए, यानी जो भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो वो कैसे लिखा जाएगा, तो तिरछे अक्षरों में, या फिर लिख कर उसके नीचे क्या कर देंगे, अंडरलाइन, यानी रेखांकित करके लिखा जाता है। ये हो गए। इसके बाद चौथा आता है कि वंश का प्रथम अक्षर। देखिए, वंश का जो प्रथम अक्षर होगा वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होगा। यानी कोई भी अगर वैज्ञानिक नाम लिखेंगे, यानी किसी भी चीज का अगर वैज्ञानिक नाम लिखेंगे तो उसका पहला जो वंश का जो होता है, अंग्रेजी का पहला जो वर्ण होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होना चाहिए। तथा जाति के प्रथम अक्षर को हम लोग क्या लिखेंगे, छोटे अक्षरों के रूप में लिखा जाता है। देखिए, वंश का जो नाम लिखेंगे तो पहला जो अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर में, और जाति का जो पहला लेटर होगा वह छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मैंजीफेरा। मैंजीफेरा, देखिए ये क्या होता है, तो आम के वंश का नाम है क्या, मैंजीफेरा।
तो इसका पहला अक्षर जो है एम, उसको किस में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में, और इंडिका इसकी जाति का नाम है तो इसको क्या लिख देंगे छोटे अक्षरों में, और लिख कर क्या कर देंगे नीचे अंडरलाइन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्या कर देंगे रेखांकित करके लिखा जाता है। या तो तिरछा करके लिखिए, तिरछे लिखा जाए, या फिर रेखांकित कर दिया जाता है। तो पहला वंश का पहला अक्षर क्या हो गया एम कैपिटल लेटर में, और जाति जो इंडिका थी वो क्या हो गई स्मॉल लेटर में। तो इसी तरह और देखिए कई बार नाम के अंत में यहाँ पर देखिए कई बार क्या होता है ना, जो वैज्ञानिक जिस चीज को खोजे हैं तो वो उसका नाम रखेंगे तो अपने नाम को ही क्या कर देते हैं वहां पर पुष्टि कर देते हैं कि हम भी इनके साथ जुड़े रहेंगे, यानी वो अपने नाम को भी वहां पर उद्धृत कर देते हैं। यानी कई बार नाम के अंत में लेखक का नाम भी क्या हो जाता है लिखा जाता है। जैसे यही जो लिखा है मैंगी फेरा इंडिका, लिख सकते हैं मैंगी फेरा इंडिका। ये जो है क्या है कि कई बार नाम के अंत में क्या होते हैं लेखक भी अपने नाम को क्या कर देते हैं लिख देते हैं। तो इस तरह के देखिए द्विनाम पद्धति कौन खोजा था तो कैरोलस लिनियस ने, और क्या किए थे अपने नियम में क्या बनाए थे कि प्रथम अक्षर जो होगा ये दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, यानी कोई भी जीव का वैज्ञानिक नाम जो होगा दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, जिसमें पहला शब्द क्या होंगे वंश और दूसरा शब्द जाति। और इन्होंने क्या किया था अपने सिद्धांत में कई नियम दिए थे, जो अपने नियम में बताए थे कि जो पहला जो ये भाषा अगर वैज्ञानिक नाम का जो भाषा होगा वो लैटिन भाषा में लिखा जाना चाहिए, और जीवों में जो पहला अक्षर होगा वंश का वो कैपिटल लेटर में, और जाति का जो पहला अक्षर होगा स्मॉल लेटर में। तो इन्होंने क्या किया था अपने नियम में कई ऐसे नियम दिए थे जो क्या थे यहाँ पर बता दिए। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो है वर्गक, अर्थात वर्गक किसे कहते हैं देखो, यानी टेक्सॉन वर्गीकरण के बारे में तो बता दिए। वर्गक अर्थात क्या होते हैं जीवों के वर्गीकरण में, देखिए बच्चे जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को ही क्या कहते हैं वर्गक कहते हैं। अर्थात देखिए जीवों के वर्गीकरण में जो प्रयुक्त विभिन्न समूह जो होते हैं, यानी जीवों के जो क्या होते हैं वर्गीकरण किया गया तो उनके द्वारा प्रयुक्त विभिन्न समूहों को ही क्या कहते हैं वर्गक अर्थात टेक्सॉन कहते हैं। देखिए कहीं कहीं टेक्सॉन लिखा होगा, ये आप लोगों को कहीं कहीं टेक्सॉन लिखा होगा कि टेक्सॉन किसे कहते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को ही क्या कहते हैं वर्गक कहते हैं, जिसमें क्या आते हैं कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी जीव, स्तनधारी जीव। देखिए इसमें कुत्ता भी आ सकते हैं, बिल्ली भी आते हैं, स्तनधारी यानी हर एक प्रकार के क्या होंगे इसमें जीव आते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं पेड़ पौधे भी आते हैं, गेहूं, चावल या फिर जंतु आदि को वर्गक में रखा गया है, यानी वर्गक कहते ही हैं। इसको क्या कहते हैं, यानी ये जितने भी समूह रखे गए हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं वर्गक कहते हैं, जिसका उपयोग वर्गीकरण में किया जाता है। देखिए जिसका उपयोग क्या होता है वर्गीकरण में होता है। कई छोटे छोटे वर्गक मिलकर क्या कर लेते हैं बड़े वर्गक, तथा बड़े वर्गक मिलकर क्या कर लेते हैं जगत का निर्माण करते हैं। देखिए जिसे कहा जाता है ना कि छोटे छोटे घर मिलकर एक गांव का क्या कर लेते हैं निर्माण कर लेते हैं। जैसे छोटे छोटे घर हैं 1 से 2, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 15, यानी छोटे छोटे जो घर मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं। और वही गांव जो होते हैं छोटे छोटे जो गांव होते हैं एक कस्बे का निर्माण करते हैं। वही कस्बा क्या कर लेता है जिले का निर्माण कर लेता है, और यही जिले जो होते हैं किसका निर्माण कर लेते हैं तो राज्य का, और राज्य जो करता है क्या है ये देश का निर्माण कर लेता है, और देश जो होते हैं यही जो देश है मिलकर किसका कर लेते हैं तो विश्व का निर्माण कर लेते हैं। तो उसी तरह जो छोटे छोटे वर्गक हैं उसके क्या करते हैं बड़े वर्गक का निर्माण करते हैं, और बड़े वर्गक क्या होती है मिलकर जगत का निर्माण कर लेते हैं। तो यही था, अर्थात क्या होते हैं टेक्सॉन कि जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न समूहों को वर्गक कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी जीव, चावल, गेहूं, पौधे, जंतु आदि को क्या कहते हैं वर्गक में रखा गया है,
जिसका उपयोग कहाँ होता है, वर्गीकरण में। और कई छोटे छोटे वर्गक मिलकर, बड़े वर्गक तथा बड़े वर्गक मिलकर क्या कर लेते हैं, जगत का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद आता है अगली हेडिंग, वर्गीकी संवर्ग किसे कहते हैं। देखिए, वर्गीकी संवर्ग यानी कैटेगरी किसे कहते हैं। तो देखिए, वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की इकाई कहते हैं। देखिए, वर्गीकरण में जितने भी प्रयुक्त विभिन्न स्तर हैं, यानी स्तर का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद ये जैसे छोटे छोटे वर्गक हैं, फिर बड़े वर्गक बनेंगे, फिर बड़े वर्गक मिलकर किसका निर्माण कर ले रहे हैं, तो जगत का। तो वही कहने का मतलब है कि वर्गीकरण में प्रयुक्त विभिन्न स्तरों को संवर्ग या वर्गीकरण की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। और ये संवर्ग श्रृंखला में होते हैं, यानी श्रृंखला में ही होते हैं। और ये संवर्ग क्रमशः क्या आते हैं, सबसे पहले जाति, जाति के बाद आता है वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा जगत होते हैं। यही होते हैं बच्चे। देखिए क्या कि जाति सबसे पहले सीरियल नंबर से होंगे, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ तथा जगत। और वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है जाति। देखिए बच्चे, पूछता है एग्जाम में कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए, तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो है जाति, और वर्गीकरण की सबसे जो बड़ी इकाई है वह है जगत। बीच वालों को कोई नहीं पूछता है। जो भी पूछा जाता है, देखिए घर में जो सबसे छोटा होगा उसको ज्यादा मानते हैं लोग, या फिर बड़े को, बीच वालों को बहुत कम प्यार मिलता है। तो वही है क्या कि वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, जाति, और सबसे बड़ी इकाई जो होती है उसकी जगत। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, वर्गीकरण, वर्गक और वर्गीकी संवर्ग। अब आइए देखते हैं वर्गीकरण के पद को। देखिए, वर्गीकरण के पद ना, वर्गीकरण किया जाता है ना, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, अगर किसी भी चीज का वर्गीकरण किया गया होगा तो अध्ययन की सुविधा के लिए, है ना। जैसे आप लोगों के स्कूल में अगर क्लास 11th है, अगर ज़्यादा मैक्सिमम कहा जाता है ना कि 60 बच्चे अगर हैं तो उनको पढ़ाने में सुविधा होती है। लेकिन अगर वही 100-120 बच्चे अगर एक साथ बैठे तो पढ़ाने में क्या होगी, असुविधा होगी। तो उनका क्या कर दिया जाता है, वर्गीकरण कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। उसी तरह इनमें भी क्या होती है, जो जीव हैं तो बहुत से जीव मिलेंगे देखने को, लगभग 1.8 मिलियन जीव मिलते हैं, यानी 1.8 मिलियन इस पृथ्वी पर जीव पाए गए हैं, और भी खोज होती गई है। लेकिन अभी जो है 1.8 मिलियन पाए गए। तो देखिए उनमें क्या होते हैं कि वर्गीकरण, और वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होता है जाति। कहीं शादी ब्याह होता है तो जाते हैं ना सब देखने के लिए। किसको देखने के लिए, लड़कियां को। तो लड़का को नहीं देखने जाते हैं सब, लड़कवा को देखने जाएंगे या फिर लड़कियां से। लेकिन लड़कियां से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, जबकि लड़के को देखा जाता है अच्छा खासा है, लंगड़ा लूला नहीं है, बोल ले रहा है, कमा रहा है, बस इसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन लड़कियां से पूरा हर एक चीज़ पूछ लिया जाता है, रुपया तब दे दिया जाता है कि ये रुपया लेके गिन कर बताओ कितना है। हाँ, नखुनिया देखते हैं, इसे नखुनिया इसका सही है ना, अंगुलियां सही है ना, सब देख डालते हैं। लेकिन लड़कों में ऐसा नहीं होता है ना। तो सबसे पहले उसमें क्या देखा जाता है, अगर किसी से शादी करना है तो पहले उसका जाति देखा जाता है कि हमारी जाति की है कि नहीं, हमारी जाति की है कि नहीं है। हमारी जाति का मतलब क्या, मानव है कि नहीं है, कहीं गदही तो नहीं ना है, कहीं बकरी से शादी तो नहीं ना कराया जा रहा है। जाति तो यही ना होगा जी। जाति तो बताए थे कल कि जाति वह होती है जो मानव जाति होनी चाहिए, यानी मानव का शादी जो होगा मानव से ही ना होगा, उससे नहीं ना, घोड़ा बकरी हाथी ये सब से तो नहीं होंगे, होगा शादी तो मानव से। तो उसी तरह जो जाते हैं तो सबसे पहले उसका जाति देख पूछते हैं। जो उपजाति है यानी अपनी जाति का है तो शादी करेंगे, जो दूसरे जाति की है तो नहीं करेंगे। तो उसी तरह इसमें क्या होते हैं कि सबसे पहले पूछते हैं उसकी जाति। जाति बता देंगे तो कहेंगे अपना वंश बताओ। वंश बताने के बाद उसका कुल खानदान पूछा जाता है
उसका गण पूछा जाता है। माने पूरा उसका जो चला आ रहा है, गांव समाज सब कुछ देखते हुए उसको, इसके बाद उसका क्या होता है, शादी तय होती है, यही ना होता है। तो वर्गीकरण का जो सबसे पहला पद आता है वह है जाति, और जाति जो होती है सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, जाति। जैसे दूरी का इकाई क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर, इस समय तो मीटर में नापा जाता है। उसी तरह जाति को किस में नापा गया, अरे वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, लड्डू की सबसे छोटी इकाई उसकी बुनिया यानी बूंदी, चाय की उसकी चाय पत्ती। उसी तरह तो देखिए जाति वर्गीकरण की क्या होती है, मूल इकाई होती है। जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। यानी मौलिक समानता, यानी मानव हैं हम लोग, तो जितने भी समस्त में जितने भी इस विश्व में जितने भी मानव होंगे सब में कुछ न कुछ क्या होंगी, समानता पाई जाएगी। क्या समानता पाई जाएगी, हाथ पैर होंगे, पैरों पर चलते होंगे, वस्तुओं को हाथ से उठाते होंगे, समझदार होंगे, है ना, हर एक चीज़ का क्या करते होंगे, फील करते होंगे। और मानव है तो मानव की तरह ही क्या करते होंगे, बच्चे भी पैदा करते होंगे। तो वही है, देखिए आए थे वैज्ञानिक, जीव विज्ञानी, जिनका नाम क्या था, माया। माया के अनुसार क्या होते हैं, जाति जंतुओं का ऐसा समूह होता है जिसमें परस्पर क्या होते हैं, प्रजनन हो सकता है। जाति एक समान जाति से ही जनन होते हैं, न कि दूसरे जाति से। अगर जैसे लौकी कहा जाए, लौका सुने हैं ना, लौके का जनन अगर कोहड़ा से कराएंगे तो होगा, नहीं होगा। लौका का लौके के साथ ही होगा और कोहड़ा का कोहड़े के साथ। यानी उनमें क्या होंगे, जैसे बैगन है और टमाटर, दोनों के बीच जनन कराएंगे तो होगा, नहीं होगा। बकरी का जनन कराइए उससे, घोड़े से तो होगा, क्योंकि जाति क्या हो गई दोनों की अलग अलग। तो क्या होते हैं, प्रजनन भी क्या होते हैं, सेम जाति में ही होने चाहिए। यानी हम किसी भी एक जाति को दूसरे जाति से आकारिकी या विभिन्नता के आधार पर क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, जो बैगन किसका नाम है, तो आम का वैज्ञानिक नाम है, आम जो होती है। इसी तरह सोलेनम में क्या रखा गया है, तो टमाटर रखा गया है, आलू रखा गया है और बैगन रखा गया है। ये सब क्या है, सब्जियां हैं। इनको किस में रखा गया, तो सोलेनम में। और मैंजीफेरा इंडिका किस में रखा गया, तो वो आम में। इसी तरह पैंथरा लियो है, पैंथरा मतलब क्या होते हैं, पैंथर का नाम सुने हैं, एक जानवर का नाम होता है जो जिसको वो चीता कहते हैं, एक तरह का वो है पैंथर जिसका नाम है तेंदुआ को ही कहते हैं। तो उसी तरह पैंथरा लियो, इसमें क्या रखा गया, शेर को रखा गया, चीता को रखा गया, तेंदुआ को रखा गया। यानी इनमें क्या है, इन जातियों में जो होती है ना, उनके गुणों में क्या हो जाती है, कुछ समानता पाई जाती है। ये सब क्या होते हैं, शिकारी है ना, जो मांसाहारी हैं, मार कर खाते हैं, है ना। तो इनको क्या किया गया, एक जाति में रखा गया। देखिए जाति के बाद आता क्या है, वंश को क्या कहते हैं, जीनस। यानी जितने भी समान लक्षणों वाली जातियां क्या हो गई, वंश में रखी गई, यही है वंश। जैसे एक वंश की जाति दूसरे वंश की जातियों से क्या होती है, हमेशा भिन्न होती है, हमेशा क्या होंगी, भिन्न होंगी। जैसे सोलेनम वंश में क्या रखा गया है, आलू बैगन टमाटर की जातियां रखी गई हैं, है ना, सोलेनम में। अब इसी प्रकार क्या किया गया है कि पैंथरा में शेर चीता बाघ तेंदुआ आदि को क्या किया गया है, रखा गया है। तो ये वंश हो गए। यानी वर्गीकरण के पहला जो होता है जाति, क्रमबद्ध याद करना होता है। ये नहीं कि हम पहले वंश को लिख दें इसके बाद जाति को बाद में, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम जाते हैं किसी को देखने तो पहले नाम पूछते हैं, नाम के बाद पापा का नाम, पापा के नाम बाद दादा का नाम, पूरा बायोडाटा उसका जैसे स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं। कि जाते हैं तो ऐसे ही पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे दादा का क्या नाम है, पहले उसका नाम पूछा जाता है ना। तो उसी तरह ये जो होते हैं वर्गीकरण के 7 पद होते हैं, जिसमें पहला पद आता है जाति, दूसरा वंश और तीसरा, देखा जाए। देखिए वर्गीकरण का जो तीसरा पद होता है जिसे कहते हैं फैमिली जिसको बोला जाता है। फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, कुल खानदान ना, कुल खानदानी ना बोलते हैं,
या फिर उसका परिवार बोलते हैं। तो इसमें क्या होते हैं कि इस पद में समान गुणों वाले वंशों को रखा गया है, यानी जो समान क्या है गुणों वाले वंशों को एक स्थान पर रखा गया है। यानी जिस क्या है इस पद में समान गुणों वाले वंशों को, जो वंश जो है समान गुणों वाले होंगे उनको एक स्थान में रखा गया, यानी एक पद में रखा गया, जिसे क्या बोलते हैं कुल बोलते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों की कायिक व जनन गुण है। कायिक जनन जानते हैं, जैसे किसी पौधे का होता है उसकी टहनी के द्वारा जनन करा दी, यानी गुलाब है ना तो उसकी टहनी को काट कर कलम विधि द्वारा जो कराते हैं, यानी किसी अन्य भाग से जो पौधे हैं उनके किसी एक भाग से हम क्या करा दें जनन करा दें, यानी उसको कहीं से काट कर पत्ती द्वारा भी जनन हो जाए। अच्छा, जैसे भी उसका जनन करा दें वही कायिक होता है और वही जनन होते हैं। जैसे में पौधे के 3 विभिन्न वंश सोलेनम जिसमें आलू बैंगन टमाटर ये सब रखा गया है, पिटूनिया भी एक आता है और धतूरा में रखा गया है। धतूरा के बारे में आप लोग जानते भी, पिटूनिया उसी तरह होती है। इसी प्रकार जंतुओं के वंश पेंथरा में क्या कौन से रखे गए हैं, शेर, चीता, बाघ तथा फेलिडी कुल में बिल्ली को रखा गया है। बिल्ली के साथ कुत्ता को भी रखा गया है, वो फेलिस कुल में आता है। फेलिडी कुल में कौन आता है, तो बिल्ली आती है। यानी पेंथरा में कौन आ गए, शेर, चीता, बाघ आ गया, और फेलिडी कुल में कौन आ गया, तो बिल्ली आ गई। इसके बाद चौथा जो आता है वो क्या है, गॉड, जिसको कहते हैं ऑर्डर। तो देखिए समान जो होते हैं ना मिलते जुलते कुलों को ही क्या कह देते हैं, एक गण में रखा जाता है। सेम वही परिभाषा हो रही है, यानी कुल जो होगा अगर समान अगर होंगे तो उनको किस में रख देंगे, गण में। अगर गण अगर समान रूप में अगर मिलने लगेंगे तो किसको रख देंगे, वर्ग में रख देंगे। तो ये उसी का मिलता जुलता आ रहा है, परिभाषा सेम एक ही है। जैसे समान जातियों को जो मिलते जुलते समान जातियाँ तो वंश में रख दिए थे, और जो समान जो मिलते जुलते वंश थे उसको किस में रख दिए, कुल में। और जब कुल के जो समान मिलते जुलते रहेंगे रख दिए गण में, और जब गण के मिलने लगेंगे तो वर्ग में, और वर्ग को मिलेगा तो रखेंगे संघ में, संघ मिलेगा तो हो जाएगा जगत। लास्ट में जगत है, जगत होगा ब्रह्मांड जिसको कहेंगे, जगत ये सृष्टि हो जाएगी। तो देखिए कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को, देखिए कई मिलते जुलते गुणों वाले कुलों को एक गण में रखा गया है। जैसे पादपों में देखिए इसका थोड़ा सा उच्चारण थोड़ा सा कठिन है, क्या है, कानुगो लव यूलेसी। पादपों में क्या होते हैं, कानुगो लव यूलेसी, सोलेनेसी को एक गण पालीसोनी एलस में रखा गया। देखिए किसको किसको, ये वाला और सोलेनेसी कुल को किस में रखा गया है, तो पालीसोनी एलस गण में रखा गया है। ये सब जैसे जैसे आते जाएंगे ना, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं, 10th पास कर आए हैं, तो कुछ नई नई चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होंगे, ये जो जितने भी डाउट होंगे वो वहाँ पर क्लियर होते जाएंगे। इसके बाद आता है वर्ग। तो वर्ग में क्या होते हैं कि सभी समान गुणों वाले गणों को, देखिए सभी मिल रहे हैं ना, सभी समान गुणों वाले गणों को एक वर्ग में रखा गया है। किसको, समान गुणों वाले गणों को, यानी ये गण है ना, तो इसके गुणों को क्या किया गया, एक वर्ग में रखा गया। जैसे पाइमेट्स जो होते हैं, तो इसमें जो होते हैं पाइमेट्स में कौन कौन आते हैं, तो बंदर आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है, मानव आता है। सब क्या है, अपडेट वर्जन है किसके, मानव जो है आखिरी वर्जन है। सबसे पहला माना गया बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी हम लोगों का आखिरी वंशज था। हम लोग का पूर्वज जो है आखिरी चिंपैंजी के बाद ही हम लोग क्या हो गए, मानव में आ गए, पूंछ गायब हो गई। चिंपैंजी का भी आज देखिएगा पूंछ नहीं है, चिंपैंजी में पूंछ नहीं पाया जाता, छोटा सा बस इतना निकला रहेगा, लेकिन उसका पूंछ क्या हो, बंदर की तरह ये अपने पैरों पर ही चलते हैं। अपने देखिएगा, हम वहाँ पर अपने दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, अशोक सर ऑफिशियली पर जाइएगा, तो अभी हाल ही में ये वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें चिंपैंजी है जो एकदम ऐसे एकदम जो अपने पैरों पर ही क्या कर लेते हैं, चलते हैं। अगर उनसे जैसे नखड़ा आप करेंगी ना वैसे वैसे वो आपका करेंगे। जैसे चिड़ियाघर में जाएंगी ना, तो अगर देखेगा कि कोई अपनी कोई माँ जो है अपने बच्चे को लेकर गोदी में रखी है ना, वो अकेले बैठा रहेगा, देखेगा, वो जाएगा अपने बच्चे को भी लेकर अपने साथ यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि देखिए मेरा भी बच्चा है, हम भी क्या किए हैं,
इसको बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, जैसे आप अपने सटा कर रखिए हम भी सटाते हैं। माँ, ये माँ जो करेगी वही सेम वही वहाँ पर करना शुरू कर देता है। हम लोगों का आखिरी जो पूर्वज था यानी वंशज है वो कौन है? चिंपैंजी। चिंपैंजी के बाद हम लोग किस में कन्वर्ट हो गए? मानव में। एकदम एकदम काला होता है, वन मानुष की तरह, मुंह एकदम चपटा, एकदम हाथ एकदम बड़े बड़े होंगे होता है। आप देख लीजिएगा, गूगल पर भी देख लीजिएगा या तो हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। प्राइमेट्स यानी देखिए प्राइमेट्स मतलब क्या है? बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मानव ये होते हैं। तथा कार्निवोर गणवी यानी कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? जो मांसाहारी होते हैं कार्निवोर रस लिखते हैं ना। कार्निवोरस को क्या कहते हैं? मांसाहारी भी कहा जाता है। में क्या आते हैं? शेर आता है, बाघ आता है, चीता आता है, बिल्ली, कुत्ता को किस में रख दिया गया? वर्ग मैमेलियन, जिसको स्तनधारी कहते हैं। मैमेलिया क्या होते हैं? स्तनधारी होते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और अपने बच्चे को क्या करते हैं? दूध भी पिलाते हैं, होता है ना। तो उसी को वर्ग किस में रख दिया गया? मैमेलिया में। तो ये कितने हो गए? पहला था जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, गण, वर्ग और संघ और जगह। ठीक, तो देखा जाए। देखिए बच्चा, अगला जो है क्या चीज? हाँ, कार्डेटा। देखिए अगला जो है क्या है? संघ। संघ मतलब होता है फाइलम, इंग्लिश उसका होता है फाइलम। हम लोग किस संघ में रहते हैं ना, तो बता दे रहे हैं। तो जब क्या होगा? कुछ विशिष्ट गुणों वाले वर्गों को क्या किया गया है? जितने भी विशिष्ट गुणों वाले यानी स्पेशल जो होंगे उन्हें किस में रखा गया है? तो संघ में रख दिया गया। जैसे नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु तथा क्लोन दराने जिनमें क्या होती हैं? उपस्थित हों, उन्हें किस में रखा गया है? तो संघ कार्डेटा में रखा गया है। देखिए क्या होता है? नोटोकार्ड, तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु हम लोग के शरीर में पाया जाता है, पाया जाता है ना। और क्या पाए जाते हैं? क्लोन दरारें यानी छिद्र पाए जाते हैं कि नहीं हम लोगों में? तो मांस ये पाया जाता है ना, इसके ऊपर स्किन पाए जाते हैं। तो कहते हैं कि हम लोगों के शरीर के ऊपर क्या है? क्लोन। क्लोन मतलब जीरक्स, यानी यही क्या होते हैं? क्लोन दरारें हम लोगों में पाई जाती हैं, जो पसीना उसीना क्या होते हैं शरीर से बाहर आते हैं। नोटोकार्ड का मतलब होता है तो ये रीढ़ की हड्डी, यानी वे जीव जिनमें तंत्रिका रज्जु पाई जाती हों, रीढ़ की हड्डी पाई जाती हों और स्किन यानी त्वचा पाई जाती होंगी, उन्हें किस में रखा गया? संघ कार्डेटा में रखा गया। जैसे मछली हड्डी पाई जाती है तो किस में कहाँ रखा जाएगा? कार्डेटा में। मानो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जैसे गाय भैंस को उसमें पाई जाती है। तो ये सबको यानी जिसमें तंत्रिका रज्जु और वो क्लोन दरारें और रीढ़ की हड्डी अगर पाई गई तो उसे किस में रख देंगे? कार्डेटा में। और भी आते हैं संघ, तो आगे पढ़ा जाएगा ना, सब तो पहले चैप्टर में नहीं ना खत्म किया जाएगा। और भी जगत को ये जगह जैसे संघ है ना, तो सब संघ को पढ़ा जाएगा। पक्षी वर्ग होता है, रेंगने वाले कीड़े मकोड़े भी हैं, तो सभी जगत को क्या किया जाएगा? आगे पढ़ा जाएगा अगले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद आता है लास्ट वाला। लास्ट जो है वो है जगत। वर्गीकरण का सबसे बड़ा इकाई कौन सा हो? जगत। और सबसे छोटा जाति। जाति होता है। तो वही है कि वर्गीकरण का उच्चतम समवर्ग क्या है? जगत है। आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार सभी जीवों को किसमें रख दिया गया? 5 जगत में, जिसमें आपको कवक जगत मिलेंगे। तो सब जगत एक एक करके क्या किया जाएगा? अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जगत के बारे में ये है कि क्या है ये कि सबसे उच्चतम यानी सभी को मिलाकर एक क्या बना है? समूह बना है, बहुत बड़ा विशाल, जिसका नाम क्या है? जगत। जैसे में एग्जाम्पल में जैसे कहा जाए कि एक जाति एक जीव को दे दिया जाए और कहा जाए कि उसका वंश बताइए, अरे उसकी जाति बताइए, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत बताएंगे। जैसे यहाँ पर मानव, तो मानव का जो जाति होती है वो क्या होती है? सैम्पियंस होता है, सैम्पियंस होती है। लेकिन वंश क्या होता है? होमो। तभी तो मिला है होमो सैम्पियंस। वैज्ञानिक नाम सुने हैं ना, तो होमो सैम्पियंस ना। तो जिसमें हम बताए हैं क्या
कि पहला जो नाम होता है वंश होता है, दूसरा उसकी क्या होती है, जाति। पहला जो होगा वंश होगा, दूसरा उसकी जाति होती है। तो क्या हो गया, जाति हो गया, दूसरा क्या हो गया, होमो। कुल क्या होगा, होमो निडी। गण क्या होंगे, प्राइमेट्स। वर्ग क्या होगा, मैंने लिया। संघ क्या होगा, कार्डनेटा। और जगत एनिमिलिया, यानी जंतु जगत। एनिमिलिया हम लोग जानवर ना हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, जंतु जगत में रखा गया है। इस तरह से आपको वर्गीकरण के 7 पद, 7 पद बता दिए। अब लास्ट अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अगले टॉपिक पर ना। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर कहीं कहीं देखेंगे तो ये उल्टा होगा, जगत को पहले और जाति को नीचे। यही होता है, इसे लिखने की क्राइटेरिया वही है कि पहले क्या लिखेंगे, जगत लिखेंगे। ये उल्टा ही होता है, लेकिन हम सीरियल नंबर से बता रहे थे ना, तो सोचे कि सीरियल नंबर से ही बता दें। लेकिन किताब में क्या है, उल्टा दिया है। पहले जगत बताएंगे, फिर संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश। 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। यानी किसी भी जंतु का अगर पूछेगा तो ये 7 क्राइटेरिया उसको क्या करना पड़ता है, बताना ही पड़ता है। कहीं कहीं जाति उपजाति भी दे देता है, समझ गए ना। तो आइए अब देखते हैं। देखिए बच्चा, जो अगली टॉपिक है वो है वनस्पति उद्यान या फिर बॉटेनिकल गार्डन। देखिए वनस्पति विज्ञान, वनस्पति उद्यान होता क्या है। देखिए वनस्पति उद्यान, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे हैं, जहाँ पर पेड़ पौधों को क्या किया जाता है, विभिन्न स्थानों से ले आकर और उनके वातानुकूलित यानी वाता के अनुसार उनको ले आकर एक जगह क्या कर दिया जाए, संरक्षित कर दिया जाए। उसी को क्या कहते हैं, बॉटेनिकल गार्डन या फिर वनस्पति उद्यान। यानी विभिन्न पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, यानी उनके प्राकृतिक आवास में, माने जो पौधा जिस प्राकृतिक आवास में क्या करता है, फलता फूलता है, उसी आवास में क्या करते हैं, ले आकर उसी वातावरण में रख देते हैं। इस संरक्षित आवास को ही क्या कहते हैं, वनस्पति उद्यान कहते हैं। वनस्पति उद्यान में प्रत्येक पौधों पर स्थानीय तथा वैज्ञानिक नाम और कुल आदि लिखे होते हैं। यानी जो भी पौधा को ले आकर वनस्पति उद्यान में रखा जाता है तो उस पर क्या लिखा जाता है, उसका वैज्ञानिक नाम और उसका स्थानीय नाम और उसके कुल का नाम लिखा होता है। जैसे भारत में जो प्रसिद्ध उद्यान है बॉटेनिकल, पहला है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन, जो कहाँ पर पाया जाता है, तो हावड़ा, जो कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। यानी इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो है हावड़ा में स्थित है, जो कोलकाता में है। इसी तरह दूसरा जो है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च, जो कहाँ पर पाया जाता है, लखनऊ अर्थात यूपी में। यूपी के लखनऊ राजधानी में क्या होता है, ये पाया जाता है बॉटेनिकल रिसर्च, यानी नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च कहाँ पाया गया है, तो लखनऊ में। इसी तरह आता है अगला प्राणी उपवन, अर्थात जिसको कहते हैं जूलॉजिकल पार्क, अर्थात जिसको कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में चिड़िया घर। तो वही ये वह स्थान है जहाँ विभिन्न जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। यानी वह स्थान है जहाँ पर क्या होते हैं, विभिन्न जंतुओं को संरक्षण किया जाता है। इनमें किसी विशिष्ट जंतु या उनके जंतुओं का आवास बनाया जाता है। यानी इनमें क्या होते हैं, किसी विशिष्ट जंतु हो या अनेक जंतुओं का क्या किया जाता है, एक विशिष्ट स्थान बनाया जाता है, जिसमें वो क्या करते हैं, रह सके आसानी से, यानी अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को रह सके और उसमें क्या करें, जनन करें। ये क्या होती है, प्रदर्शनी के रूप में रखा रहता है। अर्थात चिड़ियाघर में क्या करते हैं, लोग जाते हैं और वहाँ पर उसको प्रदर्शनी के रूप में वो जंतुओं को देखते हैं। ये था क्या, वनस्पति उद्यान और प्राणी उपवन अर्थात जूलॉजिकल पार्क, जिसको चिड़ियाघर कहते हैं। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चा, हर्बेरियम जो आप लोग ना बचपन से करते आए होंगे, सब लोग बचपन से हर्बेरियम करता आया होगा, लेकिन नाम नहीं पता था, है ना। जैसे हर्बेरियम क्या होता है, तो आप लोगों को काम किए हैं का कि गुलाब का फूल लेकर, है ना, क्या करते हैं हम लोग, फूल है गुलाब का ना जी, इसको क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं और फिर इसको चापट कर देते हैं। देखिए इसको क्या कर देते हैं, चापट कर देते हैं। यानी उस गुलाब को फूल को हम क्या करते हैं, इसे दबा देते हैं ना। स्कूल में कोई देता था, हम लोग इसमें लेकर इसे छिपा देते थे अब बैग में, और वो कहाँ, सबसे नीचे, ऊपर वाले में नहीं रखते थे ना, तो इस तरह क्या होगा,
कोई निकाल कर ले लेगा, तो इसीलिए कापी को ऐसे ऐसे बैग में रखकर फिर अंदर उसको कर देते थे। अब वो क्या किए, एक तो गुलाम मिला था, उसको क्या किए, इसमें दबा दिए, फिर इसको पूरी तरह से, अब फिर 2-3 कापी के नीचे रखेंगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, दब जाएगा। फिर उसको सालों बाद देखते थे तो याद आता था कि कोई दिया था, यानी ये हमारी फ्रेंड थी और इन्होंने क्या किया था, हमको दिया था। याद रहता है ना, सब लोग करता था। जैसे मोर पंख हम लोग ले लेते थे, रख कर उसको चाक से उसको देते थे भोजन, उसको कहते थे चाक वो खाता है। तो कई तरह की लॉजिक हम लोग बचपन में किए हैं। तो देखिए हर्बेरियम भी उसी तरह एक चीज है जो क्या करता है कि पौधे के नमूने को, नमूने जानते हैं ना, नमूना नहीं जानते हैं, सब लोग नमूने नहीं यहाँ पर बैठे हैं। जैसे पौधे हैं तो पौधे का फूल ले लेते हैं या उसकी पत्ती ले लेते हैं या उसकी तना ले लेते हैं जो नरम हो, तो उसको क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, सुखाएंगे, सूख जाएगा तो फिर क्या करेंगे, दबाएंगे अच्छी तरह से। ये नहीं कि ऐसा रखा चप से नहीं, उसको एकदम आराम से रख कर उसको कुछ दिनों के लिए दबा कर रखे रहेंगे। दबा कर फिर क्या करेंगे, अभिरंजित या परिरक्षित, यानी जो उसमें अब दबाने के बाद जब उसको निकालेंगे तो उसमें कुछ धूल जो होंगी उसको क्या कर देंगे, झाड़ देंगे, ब्रश से आता है, झाड़ देंगे। क्या करेंगे, परिरक्षित कर नमूनों को सीट पर सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। जैसे वो जो गुलाब था, आप उसको क्या करेंगे, इसे निकालेंगे और उसको पूरी तरह से झाड़ देंगे और फिर उसको कहते हैं ना कि एक उसको मढ़वा देते हैं, कुछ लोग याद में उसको मढ़वा देते हैं, यानी उसको क्या किए, सुरक्षित कर लिए। कौन दिया था उसका नाम लिखेंगे, कहाँ दिया था वो भी जगह का नाम लिखेंगे, कब दिया था और उसका नाम कि ये क्या है। मान लीजिए गुलाब की तो बात नहीं हो रही है, हो सकता है कि कुछ अजूबा ही दे दे जो सबको नहीं पता है लेकिन वो हमको स्पेशली मिल गया हो, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, ऐसे ही मढ़वा कर फिर उसको एक जगह रख देंगे। अब जो आएगा पढ़ेगा कि का ये है, इसको कौन दिया था, नाम दिया है, इसका क्या नाम है और कौन ले आकर रखा था और किसको दिया था, सब नाम एक जगह। वहीं पर क्या होता है, एक सीट जाते होंगे कहीं म्यूजियम में, तो वहाँ पर सब नाम एक इतना बड़े बॉक्स में क्या कर लिखा रहता है। म्यूजियम में जाइए तो वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए वही कह रहा है क्या कि हर्बेरियम सीट पर क्या लगा रहता है, एक लेबल सफेद कलर का रहता है और ब्लैक से लिखा रहता है, या ब्लैक रहेगा तो सफेद से लिखा रहेगा। लेबल लगाया जाता है जिस पर पौधे के एकत्र करने की वृद्धि स्थान, पौधे का अंग्रेजी नाम हो सकता है कि कोई हिंदी न जानता हो, कोई हिंदी जानता हो तो अंग्रेजी न जानता हो, या फिर उसका स्थानीय नाम क्या है, अंग्रेजी नाम, स्थानीय नाम व वैज्ञानिक नाम, कुल तथा एकत्र करने वाले का नाम लिखा होता है। यानी वहाँ पर जब जाएंगे ना, कहीं भी जाइएगा तो म्यूजियम में, तो वहाँ पर लिखा रहता है, बॉक्स में बनाकर लिखा रहता है। आप लोग जाइए तो उसको नोटिस जरूर करिए, नहीं तो किसी के साथ जाते हैं तब, या तो म्यूजियम में रहने वाले हैं तो अगर कोई भी कहीं भी जाइए तो उसका मतलब पूछिए, वो सब बताते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके बाद आता है देखिए संग्रहालय, जिसका नाम सुने होंगे म्यूजियम ना, म्यूजियम यानी संग्रहालय। कहते हैं ना कि म्यूजियम में चला जाएगा जहाँ विभिन्न प्रकार के क्या मिलते हैं, जानवर मिलते हैं ना, म्यूजियम में विभिन्न प्रकार के जानवर मिलते हैं, होते हैं ना, कभी नहीं गए क्या, अरे हाथी घोड़ा ये सब का, ये तो जूलॉजी में होते हैं, प्राणी उपवन में होते हैं। तो म्यूजियम में क्या होते हैं, वह स्थान जहाँ पादप और जंतुओं को विभिन्न स्थान से लाकर क्या कर दिया जाता है, संग्रह किया जाता है। यानी हर जगह से ले आकर जितने भी जानकारी वाले जितने भी पेड़ पौधे रहेंगे, जंतु रहेंगे, उनको क्या किया जाता है, ले आकर रखा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूजियम कहते हैं। और म्यूजियम में क्या होते हैं, पादप और जंतुओं को प्रदर्शनी के रूप में रखा जाता है। प्रदर्शनी के रूप में कुछ लोग होते हैं ना कि जहाँ जाएंगे म्यूजियम में तो देख लेंगे बंदर को तो लगते हैं चिल्लाने, अरे हो देख बनारा है, बनारा है, कपड़ा बहुत अच्छा पहने रहेंगे, इतना एकदम टिप टॉप, आपस में ना जिस लगेगा कि वो बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन जो ही दिखेगा ना तो उसकी बोली निकल आती है, अरे हो देख बनारा मार 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 लगते हैं करने। यही ना होता है, हाउ देख बिलाई दिख रहा है, ऐसे लगते हैं करने, जबकि बिल्ली दिख रहा है लेकिन वो अपनी भाषा जरूर आ जाता है। होता है ना, जैसे गधावा ओढ़ लिया था किसका दामन, शेर का, तो जंगल का सोचा कि हम ही राजा हैं,
लेकिन जब मारा गया तो लगा ढेचू ढेचू करने, तो सबको पता चल गया कि ये गधा है। तो शेर का दामन पहन लेने से कोई गधा है, शेर तो होगा नहीं। उसी तरह बढ़िया पहन लेने से थोड़ी होगा, उसका तो आवाज में बाद में पता चलता है। इसके बाद देखिए क्या आते हैं, लास्ट आपकी हेडिंग है कुंजी। देखिए कुंजी का कहाँ प्रयोग होता है, तो कुंजी का प्रयोग समानता और असमानता के आधार पर जंतुओं की क्या की जाती है, पहचान। कुंजी का मतलब क्या होता है, ताला, जिसको लॉक कर देते हैं। कहते हैं ना कि ये क्वेश्चन आपका सही है तो उसको क्या कर दीजिए, लॉक किया जाए। हाँ यस सर, लॉक कर देते हैं। कुंजी तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है, यानी तुलना किए जाते हैं। जैसे बताए थे बैगन है और टमाटर है, दोनों में तुलना होगी कि नहीं होगी, होगा ना, कहीं तुलना नहीं होगा, होगा। जैसे वो पैंथरा है, पैंथरा में शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ आते हैं ना, उनमें कुछ समानता होगी, तुलना होगी कि नहीं होगी। कुछ समानता है तो उनमें कुछ क्या होगी, असमानता है। तो देखिए वही है, तुलनात्मक लक्षणों पर आधारित है। वर्गीकी संवर्ग के प्रत्येक स्तर को रखा जाता है। संवर्ग के प्रत्येक स्तरों को क्या किया जाता है वहां पर, संवर्ग का मतलब 7 जो हैं अभी बताए थे, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, और 7 को सीरियल नंबर से ही याद करना होगा। तो उनको क्या किया गया, प्रत्येक स्तर पर रखा गया है। जैसे जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ के लिए अलग अलग कुंजियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपका चैप्टर का द एंड हो गया। पहला चैप्टर खत्म, दूसरा चैप्टर